आप लोग जीत जाओगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। आप देख रहे हैं खरा सच, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। नेपाल से एक बच्ची का मैसेज आया था, मैंने आपको सुना दिया, क्योंकि भारत के लिए बड़े मजीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। भारत का कोई हमसाया जो है उसको अच्छा नहीं समझता और ये समझता है कि उसने हमसायों के हकूक गसब किए हैं। भारत का मसला बढ़ रहा है चिकन स्नैक के ऊपर। आप रोज़ चिकन नेक के ऊपर सुन रहे हैं, मैं आपको आज चिकन नेक के बारे में बता दूं। चिकन नेक जो है ये हिंदुस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन जो हैं उनको इकट्ठा करने में कामयाब हो चुका है। चिकन नेक वो 7 रियासतें हैं जो एक बहुत पतली, आप समझे 20 किलोमीटर की एक राहदारी है जिससे उस सातों कनेक्ट होती हैं, इसलिए उसको मुर्गी की गर्दन कहते हैं, उससे तशबीह देते हैं, चिकन स्नैक कहते हैं उसको। उसमें अरुणाचल प्रदेश है, उसमें नागालैंड है, उसमें मणिपुर है, उसमें ये सारी रियासतें हैं जिनका आप वक्तन फ़वक्तन नाम सुनते रहते हैं। इनके बॉर्डर पे बांग्लादेश भी है, इनके बॉर्डर पे नेपाल भी है, इनके बॉर्डर पे वो जो है आप ये मिज़ोरम वगैरह देख लें, त्रिपुरा देख लें, ये सारी जो है वो रियासतें हैं। अब ये स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें नागालैंड ने 3 साल पहले अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी थी और उन्होंने अपना कौमी तराना भी बना लिया, उन्होंने अपना कौमी झंडा भी बना लिया, लेकिन नागालैंड के बहुत लोगों को हिंदुस्तानी फ़ौज ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया और मार दिया, और उनकी जितनी लीडरशिप थी उनके घर वालों को मारा गया। तो बज़ाहिर तो उन्होंने वक्ती तौर पे उसके ऊपर काबू पा लिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब इनकी जो है तमाम तर काविशों के ऊपर उस वक्त पानी पड़ने लगा है कि जब चाइना और बांग्लादेश बिल्कुल चिकन नेक के ऊपर एक पोर्ट बना रहे हैं और ख्याल ये किया जाता है कि सितंबर में वो पोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हिंदुस्तान के लिए बड़े मसाइल क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि उनका पहला भी ख्याल है कि यही वो इलाका है जहाँ से बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ पे चोरियाँ करते हैं, चकारियाँ करते हैं, ये उनका क्लेम है। बांग्लादेश जो है वो कई सालों से हिंदुस्तानी असमियत को बर्दाश्त कर रहा है और अब बंगाली जो है खुलकर सामने आ गए हैं। बल्कि पहली बार हमने देखा कि बांग्लादेश वाले जो थे इस जंग में उन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया और हिंदुस्तान के BSF को जिस तरह से उन्होंने पकड़ के वहाँ से अपने इलाकों से निकलने के लिए यानी मजबूर किया, वो भी एक देखने के काबिल था। परसों रात को चाइना की फोर्सेस जो हैं उन्होंने 20 किलोमीटर का एरिया जो है वो इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में जाके कब्जा कर लिया। हिंदुस्तानी फौज बड़ी उनसे गिड़गिड़ाती रही, 2 घंटे उनकी आपस में बहस मुबाहिसा जारी रहा। चीनियों ने कहा कि अब हम तुम्हें मार देंगे अगर तुम यहाँ से ना हटे, ये हमारा मुल्क है, हमारा इलाका है। अब अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने अपने नए नक्शे में अपने एक प्रोविंस के साथ शो भी कर दिया और उसके नया नाम भी रख दिया और उसके जितने आगे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबको नए नाम दे दिए हैं। भारत अभी तक इसके ऊपर चुप है, लोगों के आगे वावेला नहीं कर रहा, क्योंकि भारत कैसे बताए कि हमारी फ़ौज, हमारी सेना जो है वो बगैर एक गोली चलाए 20 किलोमीटर वहाँ से पीछे हट गई है और हमने वो इलाका चाइना को दे दिया। आने वाले दिनों में ये जो है आप समझें इंडिया का वाटरलू है। और जब मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इंडिया के टुकड़े होंगे और इंडिया से कई पाकिस्तान बनेंगे, तो आज आपको बताता हूँ इंशाल्लाह खालिस्तान भी बनेगा, खालिस्तान कश्मीर भी आज़ाद होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि सबसे पहले ये 7 रियासतें जो हैं ये हिंदुस्तान से टूटेंगी और आपको ये अमल इस साल नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत से नाकदीन का ये ख्याल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग ख़त्म नहीं हुई है। वो अभी की डेट्स दे रहे हैं, लेकिन अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग का जो अगला मार्का है वो सितंबर या अक्टूबर के बीच में तो मुमकिन हो सकता है, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो उनको बड़ी बुरी मार पड़ी हुई है, अभी वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। लेकिन अक्टूबर में जब उनको अगर ये लगा कि वो बिहार का इलेक्शन हार सकते हैं या हारने वाले हैं, तो फिर चंद दिन की एक एडवेंचरिज्म जो है वो मोदी सरकार कर सकती है, ताकि ये एडवेंचरिज्म किसी तरह उसको वोट्स दिलवा दे और इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा उसको भरपूर जवाब मिलेगा। मेरे साथ मौजूद है अनिका निसार, ARY के पे अपना करती हैं, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब गौर भट्ट साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन पे अपना शो करते हैं, अपना YouTube चैनल चलाते हैं। अब्दुल सत्तार खान साहब हैं, ये तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर एंकर हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिका निसार, लेडीज़ फर्स्ट, पहले मुझे ये बताइएगा इंडिया जो है क्या इस चिकन नेक को अब वो ओवरकम कर सकता है इस इशू को, या ये बढ़ने वाली चीज़ है?
मेरे ख्याल में मुबशरा, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। ये चिकन नेक बड़े अरसे से इंडिया ये समझ रहा था कि बड़े से बड़े सुकून में रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, इसलिए क्योंकि हसीना वाजिद के टाइम पर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के ताल्लुकात जरा मुख्तलिफ सतह के ऊपर थे और अब मुख्तलिफ सतह के ऊपर है। बांग्लादेशी यूथ इस टाइम पर भारत के हेजिमोनिक रवैये से इंतहाई तंग है, और मैं ये दूर बैठकर बात नहीं करी, मैं बांग्लादेश के लोगों से मिलकर उनकी कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात करके आपको ये बात बता रही हूँ कि बांग्लादेश इज नो मोर द बांग्लादेश जो आज से शायद 15 साल पहले था। और ये ऑटोमेटिकली नहीं हो गया, ये हमारी बहुत सारी डिप्लोमेटिक टाइज की वजह से, हमारे बहुत सारी तगोदों की वजह से हुआ। फिर नेपाल की भी मैं आपको जरा थोड़ी सी सूरत हाल बता दूं। वैसे तो कहने को हुकूमत नेपाल इंडिया के साथ खड़ी हुई, लेकिन जो नेपाल के अवाम है वहां आप जाइए और वहां जाकर आप ये बताइए कि आप इंडियन हैं और आप ये बताइए कि आप पाकिस्तानी हैं, तो आपको उनके रवैये में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और जैसे ही उनको मालूम होता है कि आप पाकिस्तानी हैं, तो वो फौरी तौर पर बड़े लाइट हार्टेड और बड़े वेलकमिंग हो जाते हैं। उनको इंडियंस पसंद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कई दुकानों पे वहां ये लिखा होता है कि इंडियन करेंसी नॉट अलाउड, क्योंकि वहां इंडियंस बड़े आराम से क्रॉस करते रहते हैं बॉर्डर और उसको अपनी प्रॉक्सी के तौर पर समझते हैं। तो नेपाल की आवाम भी इस बात से बहुत तंग है। ये बात अलग है कि वो जैसे ही नेपाल को सरकते हुए देखता है भारत, तो उसकी आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर देता है। और अब चाइना, थैंक्स टू पाकिस्तान, चाइना ने ये बात प्रूव कर दी है कि भारत को जितना मर्जी जो मर्जी इस पूरे खित्ते का चौधरी बनाने की कोशिश कर ले, या भारत खुद कोशिश कर ले इस खित्ते का चौधरी बनने की, वो पॉसिबिलिटीज में से नहीं है। नाउ दिस इज नो मोर पॉसिबल कि चाइना, पाकिस्तान और उनके साथ जितने मुमालिक है, जरा आसपास भी देख लेते हैं। अभी फौरी तौर पे अफगानिस्तान के साथ क्यों डिप्लोमेसी तेज हुई है? इसलिए क्योंकि अब इंडिया को नजर आ गया है कि चाइना विद द बैक ऑफ पाकिस्तान और देम टुगेदर, साथ ही बांग्लादेश, उसके साथ नेपाल की आवाम, तीसरी तरफ जहां उन्होंने तमिल टाइगर्स भेजे श्रीलंका, मालदीव्स के भी अभी रिसेंट प्रॉब्लम्स हुए हैं। फिर इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट करने के बाद नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स के जो तरफ से, प्रेमियर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, उसको वापस लिया है, मामला को सीधा किया। सो थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर इंडिया। और इस टाइम पर मेरी खुद सिक्स फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह साहब से अक्सर औकात गुफ्तगू होती है, वो भी यही कहते हैं कि अब की बार इंडिया को किसी तरीके से सिखों को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, क्योंकि हर जंग के अंदर इंडिया सिखों को फॉर्डर बनाता है और फॉर्डर बनाकर इस्तेमाल करने के बाद कोशिश ये करता है कि कभी दोबारा जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करता रहे और सिख मरते रहे और बाकी सारे जो लोग हैं वो पीछे की तरफ हैं। देखिए, सिखों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन एक इंतहाई मुकद्दस जगह है, नॉट जस्ट मुकद्दस जगह, बल्कि ये उन लोगों का कंट्री है जो कि इन मुकद्दस जगहों का ख्याल भी रखते हैं। हमारा रिलीजियस बिलीफ भी है और हमारा नेशनल बिलीफ भी है कि हमने दूसरों की मुकद्दस जगहें और प्लेसेस ऑफ वर्शिप का ख्याल रखना ये है। तो गुरु नानक की बर्थ इंडिया प्लेस है, अब उनसे बड़ी उनके लिए क्या एग्जैक्टली अब तकद्दुस की बात होगी। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि भारत का तो आपने पहले ही रवैया देख लिया कि पहला निशाना ही मस्जिद को बनाया, यानी हिंदुइज्म के अलावा बाकी जितने मजाहिब हैं उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए भारत के माइंड में, भारत की पॉलिसी के अंदर, भारत की जहनियत के अंदर कोई जर्रा बराबर जगह भी नहीं है, चाहे नहीं है, गोल्डन टेम्पल की बात ठीक करें है। या बाबरी मस्जिद की बात करें। अनिका, मैं एक बात अपने नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ बिफोर आई कम टू द अदर गेस्ट्स, के हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुतालिक एक बात ज़रा समझ लें आप, कि अगर कोई हिंदू कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो वो कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई मुसलमान कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो वाकई कमाल की बात है। उसकी वजह यह है कि 1947 में उन लोगों के पास ये ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान आए या हिंदुस्तान रहें, तो उन्होंने चूज़ किया हिंदुस्तान को अपने मुल्क के तौर पे। हिंदू ने तो रहना ही वहाँ पे था, उन्होंने तो माइग्रेट नहीं करना था पाकिस्तान, क्योंकि तो मुसलमानों का मुल्क बन रहा था, दो कौमी नज़रिए के तहत बन रहा था। तो आज वही हिंदू उन मुसलमानों को मार रहे हैं, उन मुसलमानों को, माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने उनका साथ दिया था। जो कायद आज़म ने उस वक्त बात की थी वो आज सही हो रही है। बट सत्तार खान साहब, आपकी क्योंकि बड़ी गहरी नज़र है, आप इन्वेस्टिगेटिव शोज हम तो आपको देख देख के शुरू हुए हैं, मुझे ये बताएं कि ये चिकन नेक जो है इंडिया रख सकता है इसको, कि वाकई ये कुछ टूटने के करीब है? अच्छा, ये जो बेल्ट बताई है इसमें मणिपुर भी है? मणिपुर भी है। अच्छा, मणिपुर का जो है ना, उसको मैंने स्टडी किया था अपने वक्त में। मणिपुर का मसला ये है कि वहाँ पर इंडिया का कॉरपोरेट सेक्टर जो है, इंडिया का बड़ा पावरफुल कॉरपोरेट सेक्टर है, वो थ्रू बीजेपी और थ्रू नरेंद्र मोदी घुस चुका है
वहाँ पे मसला बना हुआ है मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाके। पहाड़ी इलाकों में माइनॉरिटी रहती है, पहाड़ी इलाकों में माइंस और मिनरल्स हैं। अब पहाड़ी इलाकों में जो माइंस एंड मिनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमने आपकी खुशहाली के लिए माइंस और मिनरल्स दरियाफ्त करने हैं। पीछे पूरी बेल्ट खड़ी है कॉरपोरेट सेक्टर की। वो जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं माइनॉरिटी वाले, वो कहते हैं कि जी सैकड़ों साल से ये हमारे आबाओ अजदाद, हमारे पुरखों की जगह है, हम इसको रहने के अलावा किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उसके लिए जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया मोदी गवर्नमेंट ने किया, बीजेपी ने, क्योंकि मणिपुर में भी बीजेपी की हुकूमत है और सेंटर में भी है, उन्होंने ये किया कि मैदानी इलाके के जो लोग थे, जो मेजॉरिटी हैं और जो हिंदू हैं, उनको वो राइट देने की कोशिश हो रही है कि वो भी मैदानी पहाड़ी इलाकों में जा सकें। अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं पहाड़ी इलाकों में तो उनके लिए माइंस एंड मिनरल्स को, अच्छा यही काम वो सिक्किम में भी कर रहे हैं। अब देखो ना, अब इसके पीछे आप देखेंगे कॉरपोरेट सेक्टर इंडिया का वो बहुत एक्टिव होता है। हमारे यहाँ तो खैर इस तरह की बहुत कम चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। इंडिया में प्रॉपर तरीके से गाय बगाए इंडिया का जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो हुकूमत को इस्तेमाल करता है। और वहाँ पर जो हमारे यहाँ तो एक पार्टी ने फंड रेजिंग की थी, हम उसके पीछे पड़ गए। वहाँ इंडिया में जो फंड रेजिंग होती है पार्टियों की, उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जिस पे तनकीद भी होती है कि जनाब ये आपको फंड देते हैं तो वक्त आने पे ये आपसे रिटर्न भी मांगेंगे। तो इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं, वो पुशअप हुई भी है? अब उसमें ये है कि वो इंडिया का कॉरपोरेट सेक्टर, हुकूमत भी परेशान होगी और इंडिया का वो कॉरपोरेट सेक्टर जो उस चीज़ के पीछे है कि माइंस और मिनरल जो है ना हमें मिल जाए। अगर ये चाइना इसमें आ जाता है इस बेल्ट के ऊपर, अंबानी मांग रहा है, अडानी मांग रहा है, ये लोग सारे मांग रहे हैं, ठीक है ना, अब वहाँ पे एक मसला बन जाएगा कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है ना वो हमेशा हुकूमत से कहता है कि ये हुकूमत आप कर रहे हैं, हुकूमत आपकी है, फौज आपकी है, इंतजामिया आपकी है, तो आप क्यों नहीं कुछ करते? हम तो पैसा है ना, पैसा हम आपको दे देते हैं, अब बताएं आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों भट्ट साहब क्या हो रहा है? अच्छा देखिए, कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं कुछ मुल्क, कुछ वज़ीर आज़म, जो फिर नक्शे तब्दील करने के बायस बन जाती हैं। ये गलतियां जो हैं ये इंडिया की तरफ से इस बार जो की गई है वो वाली गलती है। यानी जो पाकिस्तान के ऊपर उसने अटैक किया, अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करता तो उसका एक वजन बना हुआ था, हवा बना हुआ था, हवा बने यहाँ से कि भाई बहुत बड़ा मुल्क है और जिन्न है, 872 अरब डॉलर की जो है इकोनॉमी है, वहाँ पे इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे लोगों की। सब पंजाबी गल करो, बड़ी मजेदार लगती है मुंह पंजाबी। बड़ी मेहरबानी, मेरा प्रोग्राम है, मुझे आप कर रहे हैं जी। वो एक ना पूरा उसका एक हवा बना हुआ था। अब उसने हमला किया और पाकिस्तान ने 1.5-2 घंटे के अंदर उसको लमलेट कर दिया। वो बिल्कुल जो है ना एक इस तरह से हो गया आपके, जिस तरह एक कोई बहुत ही लाचार बेबसा सड़क के ऊपर खड़ा होता है, हर कोई आता जाता है उसको जो है ना वो एक चपेट कर आ जाता है। वो मंदिर के बाहर घंटी लगी होती है ना, आ रहा था, टंग टंग बजा रहे हैं, वो मोदी जो है ना मंदिर का घंटा घर बन गया। ठीक है, अब वो हर कोई आता जाता है उस घंटे को बजा रहा है। अब चीन का जो इशू है वो बहुत एक मुद्दत से चीन का तो ये क्लेम है ना कि तिब्बत भी उसका इलाका है, वो तो साउथ वो जो उसका सी है उसके साथ वो तो मिंग डायनेस्टी से शुरू हुए, वो तो वहां से शुरू हुए। तो अब उनको भी एक मौका मिल गया इस सूरत हाल में, क्योंकि इंडिया इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है, वो रजिस्ट ही नहीं कर सकता। अच्छा, उनको एक और खतरा भी है। मैंने एक देखा है अपना सर्वे बांग्लादेश के एक यूट्यूबर ने किया हुआ था, और वो कह रहे थे कि हमें ये खतरा है कि इंडिया जो है ना हम पर हमला करेगा। तो हम लोगों से पूछते हैं कि हमें कौन बचाएगा, क्योंकि हमारे तो हालात ही बड़े खराब है। तो आगे से वो लोग कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान बचाएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारी मदद को आएगा। तो ये एक देखिए चेंज है, कितना बड़ा चेंज है। 1971 में वो लोग हमसे अलग हुए थे, इंडिया के साथ मिल गए थे, और आज वो लोग जो हैं इंडिया के रवैये की वजह से, हिंदुत्व पॉलिसी की वजह से वो अब हमसे उम्मीद करते हैं, और हम इंशाल्लाह जितने जो होंगे इसी जाके बिल्कुल ये तो हुकूमत की पॉलिसी होगी लेकिन मदद करेंगे। तो इस वक्त इंडिया की आज आपको पता बांग्लादेश ने इंडिया से सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दी है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इंडिया इस वक्त बुरे तरीके से मुबशर से फंसा हुआ है, और उसने वो गलती पे गलती करता है। मतलब 3 वो ऐसी गलतियां कर रहा है। मतलब वो ईरान के खिलाफ कैंपेन चला रहा है और ईरान ने एहतजाज किया बाकायदा, वो अजरबैजान के खिलाफ कैंपेन, वो टर्की के खिलाफ, वो टर्की के खिलाफ चला रहा है। और मैं कहता हूं ये काम वो करते रहे, इससे हमारा बड़ा फायदा है, पाकिस्तान का बड़ा फायदा है, क्योंकि उनकी जो चीजें हैं वो तो क्वालिटी हैं, ठीक है, और ये जितना उनके खिलाफ चलेंगे वो उतना हमारे करीब होते चले जाएंगे।
ये एक नेचुरल सी बात है। तो मोदी सरकार जो है ना वो भारत के टुकड़े करने की पॉलिसी पे चल रही है, और जो आपने उस दिन मेरे व्लॉग में कहा था मैं उससे एग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो अगले साल 2026 में इंडिया इस हालत में होगा अगर मोदी सरकार रहेगी तो। अनिका, प्रॉब्लम यह है कि जिन बातों से इंडिया को एतराज़ होता है दूसरे ममालिक के ऊपर, वो खुद ही कर रहा होता है। लेकिन अब मैं एक आपके थ्रू रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि आप इतने बड़े चैनल की एंकर हैं ARY की, और आपका बड़ा मिलना जुलना है वहाँ पे, तो आप मेरी एक रिक्वेस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तक पहुँचा दीजिएगा। बड़ी मेहरबानी है आपकी कि पाकिस्तान को अब इंडियन ओशन का नाम बदलना है और हमें उसका नाम पाकिस्तान ओशन रखना है। अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है गल्फ ऑफ अमेरिका हो सकता है, तो इंडियन ओशन भी पाकिस्तान ओशन हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान से एक दिन के बाद मार्ज़े वजूद में आया था। पाकिस्तान 14 अगस्त को मार्ज़े वजूद में आया 1947 में, और वो 15 अगस्त को आया। तो फर्स्ट राइट हमारा है। आई थिंक वी शुड डू दैट। अनिका, वर्षा, मेरे ख्याल में आपकी आवाज जहां तक सुनी जाती है पैगाम तो पहुंच ही गया होगा। लेकिन एक चीज जिससे मैं 100% अग्री करती हूँ वो ये है कि डिप्लोमेटिकली हम लोगों को बड़ा प्रोएक्टिव होना होगा, और ये प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के जरिए हम कोई भी नाम तब्दील करवा सकेंगे ना। क्योंकि हम लोगों ने इस पूरे दौरानिये में तकरीबन 3 हफ्ते के टाइम में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को उतना एक्टिव एंड एट द सेम टाइम अनअपोलोजेटिकली ऑफेंसिव होते हुए देखा है। क्योंकि हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट वाजे होती है, इंडिया टेररिस्ट को बिठाकर अपने प्रोग्राम्स के अंदर उनका इंटरव्यू कर रहा होता है और हम कुछ नहीं कहते हैं। हमारे पास शवाहिद भरे पड़े होते हैं, हम कभी कभी डोजियर्स दे देते हैं बाकियों को, और वो डोजियर्स से हम सोचते हैं कि शायद कुछ हो जाएगा। लेकिन हम ऑफेंसिवली इंडिया को डायरेक्टली टर्म करके बहुत सारी बातें नहीं कहा करते हैं। लेकिन इस टाइम इन 3 हफ्तों के अंदर हमारी डिप्लोमेसी जितनी तेजी से और जितनी एक्टिवली एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेट फॉरवर्डली इंडिया का नाम लेती रही है, मेरे ख्याल में ये एक नॉर्म बन जाना चाहिए। क्योंकि बाहर के ममालिक में जब आप जाते हैं, आप इंडियन एम्बेसीज को एक्टिव देखते हैं और हर चीज के अंदर वो पाकिस्तान मुखालफत कर रहे होते हैं। और इवन सो कि जहां हमारा कल्चर, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जस्ट इंडस रिवर को वो काटना चाह रहा है, वो उस सिविलाइजेशन के जो वर्षा है उनको पानी के जरिए तड़पाना चाह रहा है। वॉर एज अ वेपन, वाटर एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल करना चाह रहा है, जो कि एक तो इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है। इस टाइम पे एक मुल्क है इसराइल जो वाटर को एज अ वॉर ऑफ वेपन यूज कर रहा है, जिसकी तकरीबन पूरी दुनिया इस टाइम पे, इवन फ्रांस भी इस टाइम पे कह रहा है कि गजा में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब यूएस की बारी है कि यूएस कब जाएगा। तो यस, आई एग्री, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस टाइम पर इतनी एक्टिव होनी चाहिए और इतनी ऑफेंसिव होनी चाहिए कि यहाँ जर्रा तक के अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नजर आए तो हमें फौरी तौर पर पूरी दुनिया के अंदर अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट कर देना चाहिए। एंड वाई सो? क्योंकि एक पाकिस्तान था प्री 10th में, एक पाकिस्तान है पोस्ट 10th में। अब ये पोस्ट 10th में वाला वो पाकिस्तान है जिसने 6 जहाज गिराए, जिनमें से 3 राफाल्स हैं, एक MiG-29 है, एक Su-30 है और एक मिराज है, मिराज 2000। सो 6 जहाज गिराने के बाद भी अगर हम अपोलोजेटिकली आए बाएं शाएं करते रहे, और हेरॉन ड्रोन भी है। एग्जैक्टली, वो ड्रोन्स जो कि इसराइल जिसके ऊपर बहुत प्राउड हुआ करता है, वो भी हम लोगों ने गिरा मारे। इसराइल के तो बैंड बजा दिया, खैर हमने यहाँ पे उनके ड्रोन्स का यार, कि पता नहीं वो हमास के आगे ही अपना बड़े तलंगे बन सकते हैं। जरा पाकिस्तान में उन्होंने अपनी औकात देख ली आके पाकिस्तान के, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम चेस्ट थम्पिंग भी नहीं कर रहे मुबश्शर साहब, हम लोग पीस के ख्वाहा हैं लेकिन जंग के लिए तैयार सारा टाइम है। चेस्ट थम्पिंग नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बट एट द सेम टाइम आई वांट टू से कि यहाँ एक चीज जो अब इस टाइम पे अर्जेंट है, और वो ये है कि पाकिस्तानी अपना माइंडसेट चेंज करें। अब वो हाय हम बेचारे, उफला ये लोन, उफला ये, उफला वो, डेट टू जीडीपी रेशो जो इंडिया का है वो हमारे कंपैरिजन में कई ज्यादा खराब है। वो IMF के मकरूज नहीं है, लेकिन ये कि डेट टू जीडीपी रेशो उनका बहुत हमसे खराब है। तकरीबन 80% के करीब जो है उनका डेट टू जीडीपी रेशो है। सो वी आर स्टिल बेटर ऑफ देन देम इन अ लॉट ऑफ वेज। हम लोगों को वो पछताना और पछताइयत वाला जो है ना रवैया, वो हमें खत्म करना होगा। खत्म है। आप पाकिस्तान का बच्चा जो है वो कहता है लानत भेजो है नाते। गौर भट्ट साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उसने डिप्लोमेटिक एफर्ट की, अनिका ने। इंडिया ने 40 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है जिसका शशि थरूर को हेड बनाया कि जो पूरी दुनिया में जाएगी उनका मौक़िफ़ बयान करेगी।
पाकिस्तान ने आज 7 रुकनी कमेटी बनाई है जिसको चेयर बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। मेरा ख्याल है कि 2 बातें पाकिस्तान के लिए बड़ी आसान है अगर बिलावल भुट्टो साहब और उनकी टीम जो है वो कर ले कि इंडिया ने कहा हम वॉर नहीं चाहते थे, हम अपना जो है टेररिस्ट उस पर कर रहे थे हमले, लेकिन हमें पूरे इंडियन मीडिया की क्लिप्स जाके उनको दिखानी चाहिए जिन्होंने वॉर डिक्लेयर की हुई थी, वार डिक्लेयर की थी। और जो है वहीं पे उनका नैरेटिव जो है वीक हो जाता है। हमको उनको ये नैरेटिव उठाने ही नहीं देना चाहिए। अब देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना, उन्होंने पहले भी जब वज़ीर ख़ारजा थे तो पाकिस्तान का केस बड़े अच्छे तरीके से लड़ा था दुनिया के हर फोरम, और इंडिया भी गए थे और वहाँ इंडिया में तो बड़ी अपना लेदे हुई थी। हाँ, इंडिया में बड़ी लेदे हुई थी। अच्छा, अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी है ना, उन्होंने अब भी जब ये सारा क्राइसिस चल रहा था तो इस वक्त भी उन्होंने दुनिया की जो मीडिया था उसमें बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान केस प्रेजेंट किया था। हुकूमत की ओवरऑल कारकर्दगी इस हवाले से बड़ी अच्छी रही, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो को जो बनाया है तो मुझे तो बड़ा इस पर उम्मीद बल्कि यकीन है कि वो अपने नाना की जो रवायत है, जिस तरह से वो केस लड़ा था उन्होंने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में, अभी तो आपको उनको झूठा साबित करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो साबित शुदा है ना, ये तो इंडियन मीडिया खुद दिखाता है कि ये देखिए जी, हमने यहाँ पे मस्जिद तबाह कर दी, यहाँ पे मदरसा तबाह कर दिया, यहाँ पे, और सुबह को हमने फॉरेन मीडिया को दिखाया था कि वहां पे क्या था, वहां पे क्या था। तो ये सारा कुछ जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और यही चीज जो है हमने दुनिया को जाके दिखानी है। और मुबशिर साहब देखें, दुनिया जो होती है ना वो ताकतवर के साथ चलती है। मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया का एक हवा बना हुआ था कि वो बड़ा ताकतवर है, ठीक है। अब वो जो गलती वो कर गया ना, फटका दिया, वो हवा उसका सारा खत्म हो गया। अब पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो लिहाजा अब दुनिया का रुख जो है ना, आप देखिए पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए ट्रंप के जो अंदाज है वो कितना तब्दील हुआ है। वो कहता है पाकिस्तान के लोग बड़े वंडरफुल हैं, वो बड़ी जबरदस्त चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैं तो उनका तजारत करना चाहता हूं। इंडिया को मौत आई हुई है, इंडिया को मौत आई हुई है। तो जब जो ट्रंप इस तरह की बातें करेंगे और दुनिया के बाकी जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ नर्म रवैया लेकर आएंगे, तो इंडिया का जो मैं कह रहा हूँ ना कि मोदी सरकार के होते हुए इंडिया का सर्वाइवल मुझे मुश्किल लगता है, वो इसी वजह से। सत्तार खान साहब जो है ना, गार्डियन ऑन संडे उसमें एक आर्टिकल आया, वो एहसानुल्लाह एहसान का, जो टीटीपी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं, और उन्होंने एलेज किया कि पाकिस्तान 2 मजीद हमलों की तैयारी कर रहा है हिंदुस्तान पे, जैसे पहलगाम के उसमें है, और उसके लिए अफगान कुछ हैं जिनको रिक्रूट किया गया ताकि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खलीज बढ़ जाए। क्या कहेंगे आप? अच्छा, मुबशिर लुकमान एक शख्स का नाम है अजीत दोवाल, कहते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, 11वां साल हो गया, 3rd टर्म पे वो कंटिन्यू कर रहा है। वो नरेंद्र मोदी उस पर बहुत रिलाय करता है, अपनी पूरी कैबिनेट पे, काबीना पे ना करे, अजीत दोवाल पे करता है। कुछ साल पहले आप पाकिस्तानी मीडिया ने अजीत दोवाल के साथ ज्यादती की थी। अजीत दोवाल ने एक बात की थी, उन्होंने क्या, अगर पाकिस्तान तालिबान को इस्तेमाल कर सकता है तो इंडिया भी कर सकता है, हम पैसे देंगे उनको, हम पैसे देने को तैयार हैं। तो ये बात जब उन्होंने क्लियर की थी तो आपको बजाय इसके कि उनको कहना चाहिए था कि हाँ यार ये सही कह रहा है, तालिबान को पैसे देंगे, आपके लिए काम करेंगे, आप पाकिस्तान का मीडिया अजीत दोवाल के पीछे पड़ गया। ये बात तय है कि नहीं, उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि हम अब उनको पैसे देंगे और ज्यादा देंगे और इस्तेमाल करेंगे। जब वो कह रहा है कि पैसे देने से वो काम करते हैं, अगर पाकिस्तान कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। भाई मैं गौर बट को पैसे दूं, आपको मार दे, ये कोई बात है? नहीं, तो अगर कोई है। और ये कर रहा है दोनों की तरफ से, आज अगर वो तालिबान का है, तालिबान का पता नहीं कौन, इब्राहिम सदर है, कौन है यार नाम, पिछले दिन। गौर बट साहब क्या कहेंगे एहसानुल्लाह एहसान के साथ? सर, एहसानुल्लाह एहसान जो है वो जो ऊबर करीब करा के निकल गए, ये एहसानुल्लाह एहसान साहब जो है ना, ये जो बात कह रहे हैं एक्चुअली ये रा का प्लान है जो वो एक्सपोज कर रहे हैं मेरी नजर में, क्योंकि ये जो अखबार है ये एक्चुअली इंडियन, इसका ओनर इंडियन है और ये वहां से निकलता है, ये प्रॉक्सी के तौर पे वहां पर बैठे हुए हैं। ये रा का प्लान है जिसको वो एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये रा करेगा सारा कुछ और दुनिया को ये बताएगा कि पाकिस्तान ने पहलगाम के बाद एक और वाकया कर दिया और फिर एक और कर दिया, तो इसको सबक सिखाया जाए। इसके लिए वो इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनको, और उनको फिर वो शो करेगा कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ आए थे और ये पाकिस्तानी पासपोर्ट। ये सारे का सारा जो है ना, एक्चुअली वो जो करने जा रहे हैं, वो एक जुमला बड़ा मशहूर है, वो रजी दादा कहता होता है
कि जो जुर्म ये लम्हा मौजूद में कर रहे होते हैं उसका इल्जाम दूसरे पे लगाते हैं। यही बात यहाँ पे। योर 2 cents ऑन इट। एक तो ये संडे गार्डनिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये यूके के न्यूज एजेंसी के बेसिस के ऊपर ये यहाँ बना हुआ है इंडिया के अंदर, बट दिस इज यूज्ड एज ओनली प्योर प्रोपेगेंडा बेसिस। दूसरा ये कि एहसानुल्लाह एहसान को एकदम से पता चल गया कि जी वो पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है, और वो वहां बैठा हुआ है और उसको यहाँ से कोई वही नाजिल हो रही है, कोई क्या आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, वो अपने आप को पता नहीं कौन सा तुर्रम खान समझ रहा है कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है। जी पाकिस्तान ने पहले कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमें कोई इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी करने से। वी आर ऑलरेडी बिजी, वी हैव 90,000 lives that were lost in terrorism, so we will never want to spread terrorism across any part of the world. We will want कि terrorism का खात्मा हो, ये नहीं कि हम टेररिज्म करें। सो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर नाम लगा देना और इसका एक वो, अब की बार भारत ने बेसिकली अंडरस्टैंड किया, अनवर साहब, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि हमने गड़बड़ कर दी, भारत ने गड़बड़ कर दी। 10 मिनट के अंदर अंदर FIR लिखवा दी, उससे पहले ही नाम लगा दिया, फॉरेन परपेट्रेटर्स की भी बात हो गई, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई एविडेंस नहीं। अभी इंक्वायरी हो रही है, अभी उसके फाइंडिंग्स आनी है इंडिया के अंदर पहलगाम वाकये की, लेकिन पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, इल्जाम लगाकर मिसल डाल दिए, ड्रोन्स भेज दिए, फिर मार खा के पिट के 6 जहाज गिरा के चुप करके बैठ गए। अब वो कह रहे हैं नहीं, अब जरा स्ट्रेटजी को तब्दील करते हैं, अब हम किसी ऐसे बंदे को एक्टिवेट करते हैं जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ था, और पकड़ा किस जुर्म में था? दहशतगर्दी के जुर्म में पकड़ा था। तो हमने दहशतगर्दी के जुर्म में शख्स को पकड़ा है, वो हमें कह रहा है, हमारे बारे में लिख रहा है कि जी ये दहशतगर्दी करवाने लगे। तो इट इज सच अ बिग फैलेसी, ये ऑक्सीमोरॉन है कि एक टेररिस्ट बोले कि एक कंट्री जिसने उसको पकड़ा था टेररिज्म के इल्जाम में, वो अब टेररिज्म करेगा। इट साउंड्स इनसेन। अच्छा, तो मुझे ये बताएं सतार खान साहब, जिस ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन से बैन किया हुआ है TTP ने, उसके स्पोक्स पर्सन का इंटरव्यू चलाना या आर्टिकल चलाना उस अखबार के बारे में UN क्या कहेगा? अच्छा, इसमें हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी डिवाइडेड होती है। वो कहती है कि अगर जर्नलिस्ट को नहीं, आप अपनी कम्युनिटी को छोड़ें, मैं UN के रूल की बात कर रहा हूँ। बैंड आउटफिट है, मतलब अगर मैं हाफिज सईद का इंटरव्यू चला दूं तो इंडिया क्या करेगा? नहीं, आप चला सकते हैं। एक मिनट, मैं अगर चला दूं, मैं चला सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं कुछ और कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसको वो फौरन ले जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट्स में कि बैंड आदमी का चला रहा है तो ही शुड बी बैंड और व्हाटएवर। आपके ऊपर ये किसी किस्म का कोई हरफ नहीं आएगा। दुनिया के पैड़े तरीन बंदे का आप इंटरव्यू करेंगे ना, आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट बंदे को नहीं, बात हो रहा है, ये बात हो रहा है। ये जो मुबशर साहब आप कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, ये जो TTP है, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, BLA बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अल-कायदा बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इनके इंटरव्यूज को चलाएंगे तो आप एक्चुअली पूरी दुनिया की जो सिविलाइजेशन है उसको डिफाई कर रहे हो। आप उनकी विजडम के आगे जो है एक बंद बात। अल जजीरा के ऊपर केस ये बना था कि जनाब वो तालिबान के इंटरव्यू चला रहे हैं। जी। तो ये अब इन्होंने जो किया है, वो अखबार या वो जो अदारा है, वो जाहिर है कि मैंने आपको बताया वो बैक बाय रहा है, और वो रहा वो तालिबान को इस्तेमाल कर रहे हैं यार। उनको यार देखो, अगर तालिबान को कोई और इस्तेमाल कर सकता है तो क्या इंडिया नहीं इस्तेमाल कर सकता? आज उसको जरूरत है तालिबान की। तालिबान के लोग इंडिया का विजिट कर रहे हैं, और विजिट करते हुए ये बात जो है ना, आज उनके इंटरेस्ट में है। सतार खान साहब, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਰਨਾਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸਵਾਮੀ मैं अपना शरीफ आदमी हूँ, लेकिन अगर आप वहां होते तो आपको तालिबान को इस्तेमाल करना इंडिया का। मेरी बात सुनिए, जब से अर्नाब गोस्वामी और बरखा दत्त और इस तरह के जो लोग हैं, इनके असल चेहरे सामने आए हैं, यकीन जानिए, हमें वो जो हमारी साइड के लोग थे वो बड़े सिविलाइज लगना शुरू हो गए, वो बड़े पढ़े लिखे लगना शुरू हो गए। हालांकि उनको अली भी नहीं आती, लेकिन वो बहुत एंकर साहब जबरदस्त। माजरत के साथ भट्ट साहब, हम लोग हैं भी सिविलाइज्ड, नहीं, हम लोग हैं भी अच्छे, हमारे पास कुछ है ना, कुछ है हमारे पास वेरी प्राउडली एक्चुअली जी। आप अगर आप समझते हैं कि आफ्ताब इकबाल साफी है तो लानत ऐसी सहाफत पे साफी नहीं है। नहीं, अगर आप मुझ पीरजादा को साफी कहते हैं तो मैं आपको अगले प्रोग्राम में बैन कर दूंगा। अगर आप इन 2 नंबर लोगों को साफी कंसिडर करते हैं तो फिर तोहफे आप पे। सर जी, मैं साफी मैं नहीं कंसिडर कर रहा इन सब को।
ये जो आपने आफ्ताब इकबाल का नाम लिया, वैसे मैं उस गलीज आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहता, सही बात है, लेकिन बाल आपने नाम लिया तो मैं ले रहा हूँ। अच्छा, और ये जो मोईद डाट ज़्यादा है, ठीक है, जिसने अपने मरे बाप के अंगूठे लगवा कर और जायदाद बहन भाई के अपने नाम माँ लिखवा को ली थी। मर्डर करने का इल्जाम है जी, वो भी इल्जाम है। तो इस तरह के जो लोग हैं ना सर, ये यहाँ पे पाले गए थे ना सर, जो रियलिटीज हैं उसको तो सामने रखे ना, लेकिन मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा। ये वो वाले कैरेक्टर हैं जिनसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। इनको तो मैं तब भी, जब इनको पाला गया था तब भी मैं नहीं समझता था कि ये जर्नलिस्ट हैं, ये आके यहाँ पर वारद हुए थे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर जर्नलिस्ट अभी भी बैठे हैं स्क्रीनों के ऊपर, उनको देख के हमें हंसी आती थी कि यार ये क्या बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, इंडिया से बेहतर है। लेकिन वो इंडिया के जो लोग असल चेहरा सामने आया तो उसके बाद तो वो मुबश्शिर लुकमान साहब, ये इन्होंने नाम ये लिया। एक्चुअली सर चौधरी गुलाम हुसैन को ताना मारा है, आपको सर नहीं मैंने मारा। आप मैंने तो नाम नहीं लिया मैं जानता हूँ इसको। अच्छा, आपको पता चल गया था कि अनिका को चौधरी पता है कि गुलाम वो हुसैन। उसके जी। अच्छा, बरखा दत्त पे मैं बात कर सकता हूँ? हाँ करें। अच्छा, बरखा दत्त, दो चीजें हैं। 2009 में इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस जीती। इतना कांग्रेस बड़ा कद उसका नहीं है कि आप इतनी लंबी बात करें। नहीं, लंबी बात नहीं, उसमें बता रहा हूँ कि बरखा दत्त का रोल क्या रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी ने वहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लॉबिंग फर्म थी, उसके मालक का वो नीरा दित्या था, उसका टेलीफोन टेप किए। वो टेलीफोन टेप करने में बरखा दत्त की बात भी आ गई कि बरखा दत्त बाकायदा कांग्रेस के लीडर्स को कह रही थी कि ए राजे, एक बंदे का नाम था जो डीएमके का बंदा था, उसको कॉर्पोरेट सेक्टर में आप उसको टेलीकॉम मिनिस्ट्री दे दें। जब उसको टेलीकॉम मिनिस्ट्री मिल गई तो 2010 में 2G स्पेक्ट्रम एक आया था, स्कैंडल बहुत बड़ा आया था, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के गले पड़ गया था और कांग्रेस के गले पड़ गया था। कांग्रेस जो 2000 यही तो है जिसमें मुकेश अंबानी ऊपर आया था। नहीं, मुकेश अंबानी और टाटा ग्रुप, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था। जियो बनाई थी ना उसने उस वक्त, वो उस वक्त किया था। और उनका तो चलो कॉर्पोरेट सेक्टर का चलो इंटरेस्ट है कि ये मिनिस्टर लगेगा तो हमें 2G का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो बरखा दत्त क्यों कह रही थी, बीच में रोल एक अदा कर रही थी कि जनाब बरखा दत्त को आप रोल दें, वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है। उसको तो साढ़े हमारे बासी एक से नहीं अपना कहा। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है, यंग बच्चा, उसने तो जाके उसने दफन ही कर दिया है अपना वो शो पे। बट अनीका, ऑन अ सीरियस नोट, ऐसे सो कॉल्ड लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो पाकिस्तान से सारी इज्जत कमाई, जिन्होंने पाकिस्तान में दौलत बनाई और पाकिस्तान को बेइज्जत करने के इंडियन हाई कमीशन से पैसे भी ले रहे हैं और डॉलर्स भी कमा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर अपना डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जवाब बहुत सादा है मुबश्शिर साहब। पाकिस्तान के ऊपर मेरी और मेरे खानदान की जान बारी जाए। पाकिस्तान वो मुल्क है कि हम पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, हमारी रग रग के अंदर पाकिस्तान का खून बहता है। बेशक वी ब्लीड ग्रीन। और इस बुनियाद के ऊपर अगर कभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मुझे मालूम है कि वो पाकिस्तान का दर्द शायद पाकिस्तान में रहने वालों से ज्यादा रखते हैं, और वो पख्तून है। रिमेंबर दैट। ऐसे लोग जो कि गद्दार हैं, जो कि उसी यार, आपको तो घर में लड़ाई होती होगी। आप बलोच है, वो पश्तून है, हैं? ये तो बड़ा लीथल कॉम्बो है वैसे। पश्तून है। आप बलोचिस्तान के पश्तून हैं। बलोचिस्तान पश्तून, वो ही इज अ बलोचिस्तान पश्तून। बट यू आर अ बलोच। बात, no, I'm not a Baloch, लेकिन I'm a Pakistani. Okay. I'm a Pakistani, 100% Pakistani. I don't even put myself in a box. Indigenous Pakistani. कराची से हूँ या इसलिए क्योंकि मुर्श साहब, अब हम लोगों को ये बात रियलाइज करनी हो कि हम एक मेल्टिंग पॉट हैं। हम पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, गिलगित बल्तिस्तानी और कश्मीरी से हट जाए ना आप जरा। अब हम अंडरस्टैंड कर जाए कि सारे मुल्क कुत्तों की तरह पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं, और अब हम लोगों ने मिलकर 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, इन कुत्तों को पट्टे डालने हैं, डालकर इनको पट्टे डालने हैं। मैं आपको सीधी इसका एक सोल्यूशन बताने लगी हूँ। इनका क्या सोल्यूशन करें? इनका पहले तो पाकिस्तानी पासपोर्ट रिवोक कर लें, पाकिस्तानी शहरियत इनसे ले लें। जो शख्स इस मौके के ऊपर, जहां मैं और यहां मेरा अप्रिशिएट करना बनता है ऑपोजिशन को भी, कि ऑपोजिशन ने इस मुश्किल टाइम के अंदर कोई सियासत नहीं की, बल्कि वो हुकूमत और फौज के साथ खड़ी हुई। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज अ ब्यूटी ऑफ अ सोसाइटी। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना बात अलग है, लेकिन जब आप इस लास्ट 30 सेकंड्स अनीका, इस मकाम से गिर जाए तो ना तो आप इस शहरियत, ना आप इस पासपोर्ट, ना आप इसका शनाख्ती कार्ड लेने के हकदार नहीं है। इनसे छीन लिया जाएगा। अनीका निसार, अब्दुल सत्तार खान साहब और गौर भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपको एक बात बताऊं कि फौरी तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग का भी अंदेशा नहीं है।
RDGMOs की बात हुई है, सीज़ फायर मज़ीद प्रोलॉन्ग हो गया और ये चलेगा। अगर हिंदुस्तान ने कुछ किया भी तो मेरी अपनी असेसमेंट है सितंबर अक्टूबर के दरमियान जाके कर सकता है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन जो हैं वो नवंबर में हैं। और अगर मोदी सरकार को लगा कि जनाब वो खुदा न खास्ता वो हार रहे हैं या अल्लाह करे वो हारे, लेकिन अगर उनको अपनी तरफ से ये लगा तो फिर वो कोई एडवेंचरिज्म कर सकते हैं। आप आराम से सोएं, एंजॉय करें। पाकिस्तान की अफवाज जो है वो जागी हुई हैं आपकी हमारी हिफाजत के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।